वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक और नई पीडीएफ के साथ में। बोर्ड का 10th का आज मैं फिर से आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। अब तक मैंने जो वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करवाए हैं। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया हूं, थोड़े और क्वेश्चंस आपके लिए लेके जो है सॉल्व करूंगा इसके अंदर में, इस वाली पीडीएफ में। ये वाली जो पीडीएफ होने वाली है बेटा, ये भी बेसिक होने वाली है ना। तो अभी हम बेसिक ही करेंगे, उसके बाद में फिर हम स्टैंडर्ड पे आ जाएंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं पूरी पीडीएफ नहीं करा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। दैट्स वाई अभी हम जितना प्रैक्टिस कर पा रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ। आई थिंक इससे भी हमें काफ़ी कुछ अच्छा समझ में आएगा। जिन बच्चों ने पूरी साल जो है पढ़ाई नहीं कर पाए किसी वजह से, तो वो एटलीस्ट इस पीडीएफ के सॉल्यूशन को पाकर कुछ ना कुछ तो वो ठीक ठाक कर लेंगे अपने बोर्ड्स में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने बिलवेड फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर ज़रूर करना। और वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं। बेसिक हमने ले लिया है, कोड मैंने यहाँ डाल दिया है, ये कोड यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऑलराइट, किया गया इंग्लिश का हमारा। इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b is 1 then their LCM is, तो उनका LCM होगा बेटा d, a b होगा। थोड़ा पेन को मोटा करते हैं। हाँ, तो उनका जो ओके उनका जो LCM होगा वो a b होगा। कैसे? देखिए, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स मैं ले लेता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3। लेट्स मेक द पेन लिटिल मोर डार्कर। ऑलराइट, सो यहाँ मैं ले लेता हूँ 3 and 5। अब इन दोनों का HCF बेटा होगा 1। और अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं, अब ये दोनों प्राइम नंबर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही इन दोनों का एलसीएम मानी जाएगी। मतलब 3 इंटू 5 करूंगा तो 15 बैठेगा, तो ये इनका एलसीएम है। तो उसी तरह वो ये कह रहा है कि ए एंड बी का अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम क्या होगा? तो जिस भी नंबरों का एचसीएफ 1 होता है उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम मानी जाती है। इस तरह से ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज कैसा होगा? ये बेटा इरेशनल होगा, क्योंकि ऑलवेज रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है वो इरेशनल ही होता है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि वो इरेशनल ही होता है। लेट्स क्लीन द एरिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बेटा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बी स्क्वायर देख लीजिए, बी स्क्वायर है यहाँ पर माइनस का 3, सो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 1, कुछ नहीं लगा हुआ है क्योंकि सी हमारा क्या है माइनस का 2, सो माइनस का 2। इसका स्क्वायर खोलेंगे हो जाएगा 9 माइनस 4, 4 का इसमें 2 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद 9 और 8 17 हो गए। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश डैश इज एक्सप्रेस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डैश। ओके, इस फॉर्म में हमें इसको प्रदर्शित करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। चलिए करते हैं। कैसे है? x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3। इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसको इससे प्लस कर दीजिए, सिंपल हो गया आपका। x इंटू एक्स करेंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 प्लस ये हो जाएगा अपॉन में x हो गया इक्वल्स टू 3 हो गया। इस x को वहां भेज दो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको वहां भेजेंगे तो 3x होगा। आप 3x को इधर ले लो तो माइनस का 3x इक्वल्स टू 0 हो गया। ये बन गई बेटा हमारी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म। और इसके बाद में देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, पहले तो उसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं हम। इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जिसमें बेटा आपका a माना जाएगा 1, b माना जाएगा माइनस का 3 और c माना जाएगा 1। ठीक, अब माइनस का 3। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो a, पहले a आया है तो पहले लिखेंगे 1, फिर आया है b यहाँ पर माइनस का 1 है तो माइनस, और यहाँ सॉरी माइनस का 3 है तो माइनस का 3, फिर यहाँ पर c कितना है प्लस, तो प्लस में हमारा 1 लग गया। सो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस 3 प्लस 1, तो 3 और 1 4 और 1 5। ऑप्शन नंबर आपका बेटा ए सही हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। ओके, एब्सिसा और इसका माइनस बताया ना हमसे, माइनस पूछा। चलिए ठीक है, एब्सिसा क्या होता है बेटा? एब्सिसा आपका ध्यान रखना, एब्सिसा आपका होता है एक्स। ठीक है,
और ऑर्डिनेट होता है आपका, ऑर्डिनेट होता है आपका y, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें हमारा है 3। अब इसमें माइनस उसने बोला है ना कि एब्सिसा को, एब्सिसा में से ऑर्डिनेट को माइनस करिए, तो एब्सिसा हो गया 3 माइनस, और क्या करना है हमें, ऑर्डिनेट को माइनस, तो माइनस है हमारा यहाँ पर 5। सो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, और 5 और 3 ये हो गया 8। आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। इसके बाद द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ, बेटा 1:1 के रेशियो में वो बांटता है। आपको फॉर्मूला भली बात ही पता होगा, ये नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना हम, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं, तो 1:1 के रेशियो में बांटता हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, इसमें से कौन सा सिमिलरिटी वाला क्राइटेरिया नहीं है, तो बेटा वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी में आता है, सिमिलरिटी में नहीं आता है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम, ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे क्या है बेटा, दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, मैंने कैसे पता किया कि सिमिलर है, बेटा आर क्यू अपॉन में ए बी है, लिखना चाहिए था। हाँ, ये हो जाएगा आर पी अपॉन ए सी, सॉरी ए पी कह रहा हूँ, आर पी अपॉन ए पी ए सी। तो आर पी है हमारा 6√3 अपॉन में 3√3, इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, ये आ जाएगा 2, इससे एक कट गया, ये आ जाएगा 2, 2 बराबर 2, मतलब हाँ ये दोनों हमारे सिमिलर ही हैं। अब बेटा सिमिलर हैं तो देखिए एंगल से प्रॉपर्टी लगाओ जरा, 80 और 60, और ये वाला एंगल निकल जाएगा हमारा आराम से, कितना हो जाएगा 80 और 60 140, 180 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा बेटा 40 बचेगा, तो ये भी कितना होगा 40। ठीक है, अब वही उसने हमसे ये पूछा था कि पी कौन सा होगा, तो पी होगा हमारा 40। वैसे लंबा बहुत चला गया, इतना बड़ा है नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप समझ सकते हैं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ओके, इन a given PA tangent to a circle with the center O, if the OP is 10, ओके ठीक है। अब हमसे उसने पूछा है द लेंथ ऑफ AP, अच्छा ये AP बताइए। अब देखिए बेटा यहाँ पर 90 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 90 बन रहा है, मतलब ये हमें कौन सा वाला रेशियो लेना है, हमें इसके अंदर लेना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारी क्या होती है, तो यहाँ फिर से देख लेंगे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस में हमारा कॉस आ रहा है, तो बेटा cos 30, क्योंकि यहाँ पे 30 थीटा हमें 30 गिवन है, इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस कितनी है बेटा हमारी 10 हो गई। अब cos 30 कितना होता है हमारा, cos 30 होता है हमारा ये होता है 2 अपॉन में रूट का 3, ये 3 अपॉन में रूट 2, सॉरी रूट 3 अपॉन में 2, रूट 3 अपॉन में 2। अब 2 से इक्वल टू बी अपॉन में 10, अब 2 से ये 10 कट गया 5 बार, अब इसको वहां भेज देंगे, 5√3 इक्वल्स टू बी, तो ये हमारा बेस निकल गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाएंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स मानी जाएगी, तो बेटा हमारी जो फॉल्स स्टेटमेंट मानी जाएगी दैट इज सी वाली फॉल्स स्टेटमेंट मानी जाएगी, वो बताता हूं मैं क्यों। देखिए इन सब में हम देखते हैं, अब tan45 कितना होता है बेटा 1 होता है, tan45 इक्वल टू, और cot45 वो भी हमारा 1 होगा। ठीक है, अब इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इनकी वैल्यूज चेक करिएगा, sin 90 कितने पे आता है बेटा 1 पे, इक्वल्स टू, और tan45 अभी मैंने बताया 1 लिखा था ना, तो ये भी 1, तो ये सारी तो ट्रू है। ठीक है, इसमें cos 30 होता है हमारा 1/2, लेकिन सॉरी sin 30 होता है 1/2, लेकिन cos 30 होता है √3/2। अब 2 से 2 काटेंगे, सो 1 इट्स नॉट इक्वल टू √3, दैट्स वाई हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो फॉल्स मानी जाएगी, बाकी सारी सही है। ऑप्शन नंबर इस पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर वैसे तो डी वाला सही है, अब कैसे डी सही है वो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए इसमें आ जाएगा, हम 10 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम 10 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, राइट, साइन अपॉन में कॉस बराबर 10 होता है, अब 10 के ऊपर स्क्वायर लगा तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाना चाहिए हमको। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं 1 अपॉन में कॉस का स्क्वायर, अब दोनों बेस सेम है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर -1। अब बेटा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के। अब कॉस को हम वहां भेज दो, 1 को हम यहाँ ले आए, तो ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर -1 और इक्वल्स टू कॉस वहां जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब साइन स्क्वायर -1 इक्वल्स टू माइनस कॉस का स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस का स्क्वायर अपॉन में ये कॉस तो चल ही रहा था बेटा, कॉस से कॉस कट गया, 1 आ गया, साइन माइनस का आ गया, बेटा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया। नेक्स्ट देखेंगे,
ओके, इन द फिगर विच आर द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन में से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपल सा हमें दिख रहा है यहाँ पर ये जो z वाला एंगल है यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जैसे यहाँ ये परपेंडिकुलर है, यहाँ नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा ना, जैसे यहाँ मान लो इस लाइन को पैरेलल मानो, तो ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ये वाला, ठीक है, इसको हम मानेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे की तरफ आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, समझिए सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर आपका Z है ना, तो C सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग इज, अच्छा इसमें शेडेड रीजन पूछा है, तो शेडेड रीजन देखिए बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे हम। शेडेड रीजन में उसने हमसे ये बोला है कि शेडेड रीजन तो भैया यही है, तो ये है सेक्टर, ठीक है, तो इसमें एक आर है, एक आर है, और इसकी जो लंबाई उसने दी हुई है वो एल एल दी हुई है, राइट, तो इसकी जो लंबाई दी हुई है बेटा वो एल दी हुई है, ओके, इसकी जो लंबाई है वो एल दी हुई है। अब इसका पेरीमीटर भाई सबका सम कर दीजिए, सिंपल सा है कि आर प्लस एल, आर और आर 2r प्लस एल, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया, सिंपल। ओके, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ सेम सर्कल, इन दोनों का रेशियो बताना, ठीक है, बहुत आसान है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। कैसे करेंगे बेटा, पहले हम क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, तो बेटा क्वाड्रेंट का एरिया होता है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है बेटा 1/4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों होता है सर, बेटा सर्कल होता है ना, सर्कल के 4 हिस्से कर दो आप, तो हर हिस्सा 1/4 ही कहलाता है बेटा, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। अब पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अब एक निकालेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में पूरा सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इस पूरे से ये पूरा कट गया, 1/4 बचा, तो 1/4 को बेटा 1:4 लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आई होप मजा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, for which of the following sides is a lateral curved surface area and total surface area are the same। तो बेटा वो है हमारा स्फेयर, स्फेयर का कोई कर्व सरफेस एरिया या कोई वैसा टोटल या लेटरल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता, उसका टोटल टोटल ही होता है, मतलब वो सब जगह से एक समान ही होता है, ऐसा नहीं है कि उसका लेटरल सरफेस कर्व सरफेस एरिया अलग हो, टोटल सरफेस एरिया अलग हो, सब कुछ सेम ही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी इन सब के तो अलग अलग होते हैं, इन सब के लेटरल होता है, किसी का कर्व्ड होता है, ऐसे डिफरेंस होता है। द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, अच्छा इसमें क्लास मार्क पूछा है मीडियन क्लास का, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए बेटा पहले क्या करेंगे हम, पहले हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 2 3 7 6 6 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है। अब इसकी निकालेंगे, देखिए ये तो हो गई हमारी एफ, अब निकालेंगे बेटा सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, सीधा सिंपल का सिंपल ये लिख दो, 2 का 2, फिर इन दोनों को प्लस करके और यहां लिखो, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 और 7 12 हो गए, 12 6 18 हो गए, 18 6 24 हो गए, 24 6 30 हो गए। अब बेटा बस आपको करना ये है, टोटल सम ये हो गया, इन देखो इन सब का सम भी आपका 30 ही आएगा। अब आप इतना सा काम करो कि 30 का बेटा आधा कर दो, जो भी नंबर है उसका आधा कर दो, ये आ गया सर 15, ठीक है। अब बेटा ये देख लो कि हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 15 किन के बीच में आ रहा है, तो बेटा आता है वो 12 और 18 के बीच में, राइट, तो बड़ा वाला पकड़ लो, बड़ा वाला पकड़ लिया, ये मीडियन क्लास होगी आपकी। अब मीडियन क्लास में ये हो गया 6, तो ये आ रहा है 1 2 3, 1 2 3, इस पे आ रहा है बेटा, ये आ रहा, ये आ रहा, तो ये आ रहा, तो ये रहा आपका क्लास मार्क। अब इसमें करना क्या है आपको, इन दोनों का सम करना है और उसको आधा कर देना है, बस इतना सा काम करना है आपको। तो बेटा 55 और 70 को जब आप प्लस करोगे तो बनेगा 125, उसके आधे करोगे बेटा तो हो जाएगा 62.5, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इस तरह से करेंगे, ठीक है। कैसे करा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर उसमें जो भी टोटल आया है उसका आधा करेंगे, फिर देखेंगे वो नंबर किन दो नंबरों के बीच में आएगा, उसमें से बड़ा वाला पकड़ लेंगे, और उसी बड़े वाले पकड़ने के बाद क्लास इंटरवल देख लेंगे, उन्हीं दोनों क्लास इंटरवल का लोअर का और अपर का सम करके आधा कर देंगे, वही आपका क्लास मार्क कहलाएगा। Okay, which of the following show the number of runs scored by the batsman in the test match? The lower limit of the model class, बेटा बहुत इजी है, देखिए जब आपको मोड गिवन हो ना, मॉडल क्लास तो निकालना बहुत आसान होता है, इसमें से आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये नीचे वाले, ये 5 10 9 8, अब यहाँ में अच्छे से दिख रहा है कि भैया 10 की जो है वो फ्रीक्वेंसी
ज्यादा है। तो इसमें से जो लोअर वाला होगा वो बेटा ये होगा 4000, ठीक है, और अपर वाला होगा वो होगा 5000। अब उसने हमसे अपर वाला तो नहीं पूछा, उसने हमसे लोअर वाला पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। इसके बाद द रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ थ्रोइंग अ डाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ श्योर इवेंट। तो इनमें से कौन सा इवेंट श्योर होगा, मतलब कौन सा इवेंट होगा ही होगा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो बेटा, अब पहले हम ये देख लेंगे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या हमारे श्योर इवेंट है, मतलब होंगे होंगे। देखिए अगर आपने कभी लूडो खेला होगा, ऑब्वियसली खेला होगा, तो एक आता है उसमें, दो, तीन, चार, पांच और छह, तो ये सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं। जीरो नहीं आ सकता और ना ही सेवन आ सकता, एट, फिर सेवन, एट, नाइन, टेन, ये तो आ ही नहीं सकते, तो यही सारे हैं। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उसने बोला है गेटिंग अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बेटा एक से शुरू होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ऐसे चलते रहते हैं, और सारे के सारे लेस देन होंगे किससे, सेवन से। यहां पर आराम से उसने लिखा हुआ है, बिल्कुल सफाई से उसने दिया हुआ है कि सारे के सारे लेस देन सेवन होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे सात से कम आएंगे और नेचुरल भी होंगे, मतलब एक, दो, तीन से आएंगे, जीरो वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नंबर कोई बच्चा लगाएगा एक और छह, बेटा एक और छह नहीं, एक और छह का मतलब हो गया कि इन बिटवीन, मतलब एक और छह, एक और छह के बिटवीन में मतलब दो, तीन, चार, पांच, यहां तक हो गया, तो एक भी तो आता है, छह भी तो आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑड नहीं आते, इवन भी आते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इवन नहीं आते, ऑड भी आते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, बस ये वाला सही है। असर्शन रीजन में आ जाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, असर्शन रीजन में आएंगे, ओके मिटा देते हैं, असर्शन रीजन में आएंगे। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ओके, क्या वो उसका फैक्टर होगा। अब मान लेते हैं जैसे मैं एलसीएम ले लेता हूं, ए एंड बी कोई नंबर ले लेता हूं, लाइक मैंने ले लिया यहाँ पर चार और ये ले लिया मैंने छह, ठीक है, ठीक है, ओके, यहाँ मैंने दो नंबर ले लिया, फिर से लिखते हैं, यहाँ ले लिया चार, ये ले लिया छह, मैं चार को बोल रहा हूँ ए और छह को बोल रहा हूँ मैं बी। अब इन दोनों का बेटा मैं एचसीएफ निकालूंगा, वो होगा बेटा दो, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि इन दोनों का एचसीएफ ना फैक्टर माना जाएगा इन दोनों के एलसीएम का, तो बेटा इन दोनों का एलसीएम जो मैं लूंगा तो वो होगा हमारा 12, सही है, ये हो गया हमारा एचसीएफ और ये होगा हमारा एलसीएम। और हाँ बेटा जो दो होता है वो 12 का फैक्टर ही होता है, मतलब 12 को डिवाइड कर सकता है, तो मतलब यहाँ पर हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज रीजन देखते हैं, एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ नंबर, बिल्कुल सही बेटा। अगर दो एचसीएफ, जैसे इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना है, दो ही तो है, तो ये दो छह को भी डिवाइड कर सकता है और चार को भी डिवाइड कर सकता है आराम से, तो हमारा रीजन भी सही है, ठीक। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डैश 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 एंड डैश डैश इज कंसिस्टेंट इज 4। तो यहाँ पी की वैल्यू 4 दे रखी है, लेट्स चेक, और इसमें जो आंसर है वो कंसिस्टेंट है, तो मतलब इनके रेशियोज बढ़िया होंगे, बराबर होंगे एकदम। तो कैसे लिखेंगे, 4 अपॉन में 2, देखिए बेटा ये सारे A11 वाले हैं, है ना, और ये सारे 2 वाले हैं, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, इस तरह से। तो 4 फिर अपॉन में लिखेंगे 2 बराबर, फिर लिखेंगे P, फिर इसका अपॉन में लिखेंगे 2, फिर बराबर, है ना, इसको थोड़ी जगह कर लेते हैं, हाँ, फिर P बराबर कितना है बेटा 8/2। अब काटो जरा, 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया 4, 4 बराबर P, इससे ये कट गया, ये भी रह गया 4, तो P यहां से भी 4 आ रहा है और P यहां से भी 4 आ रहा है, मतलब दैट्स राइट, असर्शन फिर से सही हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन A1, देखिए यही चीज मैं आपसे कह रहा था, A1x प्लस B1 बाय प्लस C1, ये और ये A2x और B2 बाय और ये सारे द कंसिस्टेंट विद द इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कब हो सकते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, या ये कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इसमें फॉर्म होंगे, और इसमें जो लाइन बनती है ना बेटा वो कोइंसिडेंट बनती है, मतलब लाइन के ऊपर लाइन बनती है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब आप बनाओगे ना इस तरह से, तो इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी वो कैसी भी हो पर वो एक के ऊपर एक मानी जाएगी, जैसे एक और फिर इसी के ऊपर एक और, इस तरह से। तो ये वाला भी रीजन जो है हमारा सही हो गया, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बेटा ए सही हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजंस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर बी पे। दिस सेक्शन हैज अ 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच, हर एक 2 मार्क्स का है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, चलिए करते हैं इनको, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे बेटा, हो जाएगा 6 अपॉन में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x और हो जाएगा प्लस का 2 to 4y इक्वल्स टू माइनस का 1। अब इसको वहां भेज देते हैं, ये हो जाएगा 3x
प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये तो वहां चला जाएगा मल्टीप्लाई होना, और ये यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो चलिए 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 मैं आपको इजी बता देता हूँ। 3 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस के y। अब ये जो नीचे 3 बचा है ना, इसको वहां भेज देंगे, हो जाएगा 9। अब हम इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, सारे साइन बदल दिए हमने, माइनस से पूरा कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4y और 1y हो गए बेटा आपके 5y, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 15 माइनस के हो गए, y यहां पर निकल गया हमारा आराम से 3। अब यहां से हम 2 अगर हम अलग करेंगे तो यहां पर सॉरी x हम अलग करेंगे तो x हमारा 2 आ जाएगा इस तरह से। तो y की वैल्यू होगी -3 और x की वैल्यू होगी 2। इस तरह से हमारी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। ऑलराइट, सो यहाँ पर a एंड b है और ये इस तरह से कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। इंग्लिश वाला लगाते हैं 23। अभी मैंने किया था सॉल्व, वो मैंने किया हुआ है 21। ओके, अब मैं करूंगा 22 सॉल्व। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें से मुझे ये फिगर दी हुई है बेटा, देखो मैं इसमें ये बता देता हूं आपको। ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक, और ये वाला दूसरा ट्राइंगल हो गया। अब उसने इस लाइन को इस लाइन के बेटा पैरेलल बोल रखा है। अब देखिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्स जा रही है बीच में से, तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। अब आप देखिए जरा ध्यान से कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। और रीजन क्या लिखोगे इसमें आप? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपके पास दो एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के दो एंगलों से बराबर है, तो बेटा यहां पर एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, और इससे आप दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर कह सकते हो। तो इस एंगल एंगल प्रॉपर्टी से मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी होती है जो हमारी सिमिलर उसको बता देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ पे। अब उसने क्या बोला हुआ है हमसे, क्या निकालिए भाई? अच्छा, उसने फाइंड द मेजर ऑफ ओ एस आर। ओ एस आर मतलब ये वाला एंगल पूछा हुआ है, ठीक है, और ओ क्यू पी। ओ क्यू पी, अच्छा उसने ये वाला एंगल पूछा हुआ है, ठीक है, ओके, वेल लेट्स फाइंड आउट। तो पहले हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल एक्स। ठीक है, तो देखिए एस ओ क्यू तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई बेटा, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट। अब एक स्ट्रेट लाइन पर 125 प्लस एक्स इक्वल होगा 180 के, और यहां से वो एलपी फॉर्म करेगा, राइट, एलपी फॉर्म करेगा। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, वैसे पता है इसमें एक और तरीका भी, वैसे बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। और चलिए मैं आपको दूसरा वाला तरीका बताता हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, इसमें कैसे वाले करेंगे हम, जैसे कि ये देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक, ये वाला ट्राइंगल है। अब ये थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है बाहर की तरफ, तो बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि बाहर का एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो अंदर के इंटीरियर दो इंटीरियर एंगलों के सम के बराबर माना जाता है। ठीक है, जैसे लाइक आप ऐसे समझो, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसमें थोड़ा सा एंगल मैंने मतलब लाइन यहां बढ़ा दी, तो बेटा ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ना, ये इसके और इसके सम के बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये वाला देखिए, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला देखिए जरा, कि ये वाला जो एंगल होगा ये 70 और ये वाला एस वाले एंगल के सम के बराबर माना जाना चाहिए। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 125। अब एंगल आर तो हमें गिवन है, कितना है हमें, 70 गिवन है, और इक्वल्स टू 125, एंगल एस हमारा निकल जाएगा। सो एंगल एस बराबर 125 माइनस 70 करेंगे तो 5 में से 0 गया, 5 बचा, 7 में से 12 में से 7 गए, बचे 5, 55 हो गया बेटा एंगल हमारा। तो एस हमारा कितना है बेटा, 55। अब जरा ध्यान दीजिए, और उसने हमसे ओ क्यू पी पूछा है, तो बेटा ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो फिर इस हिसाब से एंगल एस बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और यहां आप रीजन लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल एस आपका 55 है, तो बेटा बाय डिफॉल्ट आपका क्यू भी 65 हो जाएगा बड़े आराम से। तो इस तरह से आपके दोनों एंगल्स निकल गए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो सिमिलर ही है, यहाँ पर सिमिलर दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत तरीकों से आप कर सकते हो इसको। आप इसको इसकी हेल्प से आप ये वाला एंगल निकाल लेते, फिर एंगल्स हम प्रॉपर्टी करके निकालते, तब भी आपका यही एंगल निकलता, ठीक है। तो इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल बना लो भाई पहले। ऑलराइट, एक और सर्कल, ठीक है। अब इसमें एक तो है हमारा 10 का रेडियस, और एक है हमारा 6 का रेडियस। तो ये 6 हो गया और ये पूरा 10 हो गया, और यहां से एक टेंजेंट जा रही है, ठीक है, पूरी टच हो रही है। इसमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉल सर्कल। अच्छा, हमसे ये बस यही पूछा है हमसे। तो नाम दे दो आप इसको, ए ओ ए पी, और दे दो बी, ठीक है। तो ए ओ पी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस यहाँ पर क्या है हमारा, एपी है, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 136, राइट, बराबर बी स्क्वायर। माइनस करेंगे कितना आएगा, 64, रूट लग जाएगा बी स्क्वायर, खोलेंगे कितना आएगा बेटा, 8 बी। तो हमारा एपी जो आ गया वो आ गया 8। अब ये 8 है, तो हमें पता है कि जो भी टेंजेंट जाती है और सेंटर से कोई लाइन आएगी तो वो टेंजेंट को दो हाफ्स में बांटेगी। तो एपी बराबर पी क्यू है, पीबी है सॉरी। तो एपी पीबी के बराबर है, तो 8 ये होगी तो बेटा 8 ये होगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो बेटा 16 हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इज, अब यहां पर हमें दे रखा है कि 10 ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, और 10 ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि 10 ए प्लस बी 1 कितने डिग्री पे आता है, कितने एंगल पे आता है। तो बेटा आपका जो 10 ए प्लस बी है वो आपका 45 पे आएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आपका 10 ए माइनस बी है तो 1/√3 आता है आपका 30 पे। अब इन दोनों को हम प्लस ऑन कर लेते हैं। तो जब हम इसको ऐड ऑन करते हैं, अब यहां से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया, मतलब बी से बी कट गया, और ये ए और ए को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a, है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 और 3 आपका 7 हो गया, 5 और 0 5 हो गया। ए आपका निकल जाएगा कुछ 37.5। अब यहां से ए निकल गया, तो ए आप निकल गया, तो ए इसके बाद में फिर आप किसी की भी माइनस कर सकते हो। यहाँ से ए आपका 37.5 डिग्री निकल गया ना। अब यहाँ पे ए आप किसी में भी पुट कर दो, जैसे लाइक ऊपर वाले में करते हैं, ए प्लस बी बराबर 45। अब यहाँ पर ए आपका 37.5 है ना, तो बी कैसे निकलेगा, इक्वल्स टू 45 माइनस 45 माइनस 37.5। अब इसको माइनस करके जो भी बी निकलेगा, 45 37.5, पॉइंट लगा के ऊपर जीरो बढ़ाएंगे बेटा, इससे कैरी देंगे, हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4, 10 में से 5 के बचे 5, ठीक है, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ से कैरी देंगे, हो जाएगा 14, 14 में से 7 गए 7 बचे, और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, 7.5 हो गया बेटा बी आपका, ठीक है। आपका बी हो गया बेटा 7.5, 7.5 हो गया आपका बी। इस तरह से आप ए और बी दोनों निकाल सकते हैं। ओके, प्रूव दैट टेंजेंट सॉरी tan 45 या टेंजेंट इक्वल्स टू 1 ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है, देखिए मैं आपको वैसे सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। आप पहले क्या करेंगे, आप पहले एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारी आइसोसेलेस है, तो मतलब ये लाइन इस लाइन के, मतलब ये साइड के पैरेलल होगी, और सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल होगी। अब ये 90 है बेटा, तो उस हिसाब से ये 45 हो गया, राइट, और ये भी हमारा 45 हो गया, और इन सबका सम 180 होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो टेन थीटा होता है वो कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन बी होगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब चाहे आप एंगल ये वाला लो, अब देखिए दोनों लाइन इक्वल हैं तो हम इसको A मान लेते हैं, तो इसको भी हमें A मानना पड़ेगा, ठीक है। जब दोनों इक्वल हैं तो A मान लो या SS मान लो, XS मान लो, कुछ भी मान लो। ओके, सो tan 45, अब चाहे आप यहां से लो तो आपका ये वाला बेस होगा, यहां से लोगे तो ये वाला बेस होगा।
tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है आपका, अब ये वाला बेस लेते हैं तो परपेंडिकुलर कितना है आपका a है, और बेस कितना है आपका, वो भी a है। अब बेटा a से a को काटेंगे कितना आएगा 1, दैट्स हाउ यू कैन प्रूव दैट एंगल 45 दैट्स हाउ इट्स इक्वल्स टू 1 होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर एन एंगल। ओके, एक सर्कल बनाओ पहले, ये कॉर्ड ने सेंटर से एक एंगल फॉर्म किया है, और ये डायमीटर पूरा जो है वो 20 का है, तो 10 का ये हो गया और 10 का ये हो गया, ठीक है, तो 10 का ये भी होगा, ठीक है। एंगल जो वो फॉर्म कर रहा है वो फॉर्म कर रहा है 60 का। अब देखिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट मींस इसके जो बेस एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, तो इसको मान लो x और इसको भी मान लो x। तो उस हिसाब से जब हम इसको ये वाले एंगल्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x और x 2x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, और यहाँ लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद 2x बराबर 120 हो जाएगा, भाई 60 माइनस हो गया 100 में से 120 बचा, और x यहाँ पर निकल जाएगा हमारा 60। तो बेटा उस हिसाब से हमारा ये x भी 60 हुआ और ये भी 60 हुआ। तो अभी तो पहले आप इतनी कहानी समझो कि आपको ये समझ में आ गया कि हाँ अभी सारे 60-60 के हैं, तो मतलब ये आइसोसेलेस नहीं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि पहले तो हम इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, ठीक है, सेक्टर का, सॉरी, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो उस हिसाब से हमारा फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट पूछा है ना, तो ये माइनर सेगमेंट हमारा निकल जाएगा, ठीक। अब सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हम सबको पता है, थीटा अपॉन 360 होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा यहाँ पर कितना है बेटा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर का स्क्वायर करेंगे तो 10 गुणा 10 कर लो, तो इससे ये चला गया, इससे ये चला गया 6 बार में, ठीक है, पूरा कट गया ये। इसके बाद में 2 के पाड़े से ये गया 11 बार, और ये गया 2 के पाड़े से 3 बार, तो हो जाएगा 11 गुणा 110 गुणा 110 बटे में 7 तिया 21, ये हो गया। अब ये हो गया, अब इसकी गुणा कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1100 अपॉन में 21 इक्वल्स टू, अब लेट्स सॉल्व दिस, मतलब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सो इट्स 52.3, तो ये है हमारा सेक्टर, पूरा सेक्टर, ये पूरे सेक्टर का एरिया, मतलब इस पूरे का एरिया है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो बेटा ये जो ट्राइंगल है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो निकलता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। अब साइड यहाँ पर कितनी है 10, तो यहाँ आप कर सकते हो 10 गुणा 10, तो √3 गुणा, अब 10 से ये तो 100 बनने वाला है, तो पूरा 100 कट जाएगा, तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पे उसने हमें हिंट दी हुई है कि आप √3 को 1.73 यूज कर सकते हो, तो 1.73 इंटू 25। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करके आता हूं, ओहो ये नहीं, तो हो जाएगा 43.25। अब टोटल हमारे पास ये है सेक्टर का एरिया, उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला छोटा सा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं, 52.3 और इसके बाद में 43.25, ठीक, आगे लगा देंगे 0, माइनस करेंगे, चलिए माइनस करते हैं, यहाँ से कैरी कैरी देंगे, ये हो जाएगा 2, 10 में से 5 गए बेटा 5 बचे, और 2 में से 2 गए बचे 0 पॉइंट, यहाँ से कैरी देंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए बेटा 9 बचे, और यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 4 गए कुछ नहीं बचा, द आंसर इज 9.05। तो दिस इज योर आंसर 9.05। आगे बढ़ते हैं, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल प्रूव करना है हमको, ऑलराइट, लेट्स प्रूव √3, let's change the pen, ओके। सो आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू पहले इसको मान लेंगे a अपॉन बी के, ठीक है। अब a अपॉन बी के मानने से यहाँ पर हमने a और b को माना है को प्राइम, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके कोई फैक्टर नहीं होते रेदर देन 1, सिर्फ 1 ही उनका एक फैक्टर माना जाता है।
अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो ये बोथ साइड स्क्वायर कर दिया हमने, इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को ले जाएंगे वहां पर, तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे, देखिए अब 3 यहाँ पर आएगा राइट, या ए स्क्वायर वहां पर जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो उस हिसाब से ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जब ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ए भी डिवाइड हो जाना चाहिए 3 से। ठीक है, तो मतलब 3 ए का फैक्टर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू 3 डिवाइड हो सकता है, और c कोई भी एक नंबर हम ले लेते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, a तो हमारा 3 से डिवाइड हो ही रहा है। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे, तो हम ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 3b का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर देखिए, ये लिख सकते हैं ना हम, और इक्वल्स टू यहाँ खोलेंगे हम, तो ये जगह 9c का स्क्वायर। अब यहाँ से हमने 3 से ये 9 काट दिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c। अब फिर से वही वाली कहानी आ गई, अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स, तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो मतलब बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब बी स्क्वायर है तो वो भी होगा राइट। अब यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, अभी हमने बोला था कि ए और बी को प्राइम है, मतलब इनके कोई भी फैक्टर नहीं है रेदर देन 1। लेकिन यहां पर हमारा फैक्टर मतलब ए और बी के लिए कौन सा निकल गया, 3 निकल गया। दैट मीन्स आर कॉन्ट्रडिक्शन वॉज रॉन्ग, ए एंड बी आर नॉट द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सो इसी हिसाब से हम ये कहेंगे कि √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो मतलब इस तरह से कुछ लाइनें आप निकालिएगा और उसमें लिख दीजिएगा, बस हो गया काम, इतना ही करना होता है उसके अंदर। वेल, ये मैं यही सॉल्व कर देता हूं, देखिए बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। हाँ देखिए, तो इन सब के बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये फैक्टर ट्री है, इसमें कंप्लीट करना है हमको। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई से बना हुआ है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और आगे लग गया 0, 420। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई से x बना होगा, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो गया 840, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, आगे लग गया 0। तो x होगा आपका 840 और 2 होगा आपका 400, x होगा आपका सॉरी y होगा आपका 420। इसके बाद नीचे ले आइए, अब ये कैसे बना होगा, इन दोनों की गुणा करके। अब देखिए इससे मैं किसकी गुणा करूं कि ये बने, तो इसका सीधे सीधे से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो बेटा 0 से 0 चला गया, और 7 से 21 चला गया, तो वो चला गया आपका 3 बार, तो ए आपका 3 निकल गया। ठीक है, इसके बाद और नीचे आते हैं, देखिए 35 दूनी 70 हो गया ना। अब 35 5 का किससे गुणा करेंगे, 35 बना है, तो बेटा 7 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 7 पंजे 35। तो आपका बी निकल गया 7, ए निकल गया 3, वाई निकल गया 420, और एक्स निकल गया 840। ये आ गया आपका फैक्टर ट्री की वैल्यूज सारी की सारी। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑलराइट, सो मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum is and product of zeros are zeros and -9। ओके, सम यहां पर हमें दे रखा है 0, और प्रोडक्ट हमें दे रखा है -9, और उसने हमसे बोला है कि बताइए, बनाइए इसकी एक वो बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए मतलब। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम इसकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो बड़ा फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा होता है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा, अब एल्फा प्लस बीटा सम है बेटा 0। ठीक है, और ये बाहर एक्स लग गया, एल्फा इंटू बीटा बेटा -9 हो गया। ठीक, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये जगह एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -9 इक्वल्स टू 0 हो गया।
अब उसने हमसे ये पूछा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, तो जो ऑब्टेन्ड हुआ है उससे जीरोस निकालिए, जो जो भी ऑब्टेन्ड हुआ है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये बन गया बेटा मेरा आइडेंटिटी, जो कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो उस हिसाब से मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस 3 और x माइनस 3। अब इनको इक्वल्स टू 0 के इक्वल इक्वेट अगर आप करते हैं तो एक तो आपकी 3 आएगी और एक आपकी माइनस की 3 आएगी, तो ये आपके दो जीरोस निकल सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट इज सॉल्व द फॉलोइंग ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली इट्स क्वाइट लिटिल इजी, इट्स इजी, इट्स नॉट हार्ड। इसमें क्या है कि एक ऐसे इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। और ग्राफिकली तो देखिए मैं किसी अलग उसमें चैप्टर में बना दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, वैसे भी इसमें ऑप्शन है, आप ये करना चाहो ये कर सकते हो, ये करना चाहो ये कर सकते हो, तो हम ये वाला करते हैं। चलिए, एक्स एंड वाई आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ओके। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स प्लस, जितना जितना आपको दिया जा रहा है उतना उतना पहले आप लिखते जाइए, ठीक है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होगी, दोनों 90 के बराबर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री 180 के बराबर। वेरी गुड बेटा। सच दैट इस तरह से है कि x इज टू वाई इक्वल है 1:2 के। तो x इज टू वाई मतलब अपॉन में लिख सकता हूं, इक्वल है 1/2 के। तो ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x। इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू 1, तो 1y मतलब y। अब y को इस तरफ लेंगे तो हो जाएगा माइनस का y, इक्वल कर देंगे 0 के। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन और हमारी फर्स्ट वाली तो सही है, तो उसको ये नीचे लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन कर देगा अपना काम। ये पूरा काट दिया मैंने, इन दोनों को ऐड ऑन कर लो, ये हो जाएगा बेटा 3x इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 90। 3 से 90 गया, x हमारा 30 निकल गया। अब x हमारा 30 निकल गया तो y हमारा 60 निकल जाना चाहिए और इस तरह से आपके दोनों एंगल्स तैयार हो जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रूव दैट द रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर। तो पहले एक वो बना लेते हैं हम। ओहो, अब इसके अंदर फंसा लेते हैं एक सर्कल। गुड, परफेक्ट। लेट्स चेंज द पेन। ओके, इसके नाम दे देते हैं हम ए बी सी एंड डी, और इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम पी क्यू आर और ये हो जाएगा एस। अब हमें उसने ये बोला है कि ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और हमें ए बी सी डी को एक स्क्वायर प्रूव करना है। तो अगर हम इसकी सारी साइड से इक्वल प्रूव कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक स्क्वायर ही होगा। अभी फिलहाल ये रेक्टेंगल है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ए डी बराबर होगा बी सी के, ठीक है, यहां से हटाते हैं बी सी के, और BC बराबर होगा AB के। बेटा अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं रेक्टेंगल की, ये हमने पढ़ा हुआ है, पता है ये तो हमें। ऑलराइट, थोड़ा स्पेस लेते हैं, लेट्स सॉल्व दिस। अब चूंकि ये एक सर्कल है और ये बाहर से पॉइंट है, तो मतलब ये लाइन इस लाइन की इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो उससे जो जो टेंजेंट बनती हैं दीज आर इक्वल्स ऑफ दिस, राइट। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं बेटा, ये पी को क्या हो गया भाई, पी को जरा ठीक से बनाते हैं, हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि ds बराबर dp हो गया, तो ये इक्वल्स टू दिस हो गया, और ऐसे ही ऐसे बराबर ar हो गया, ठीक, दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। ऐसे ही bq बराबर br हो गया, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस हो गया, और ऐसे ही QC बराबर PC हो गया, ठीक है।
अब ये वाली साइड लिख लीजिए एक तरफ और ये वाली साइड लिख लीजिए बेटा एक तरफ। तो ये आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ds प्लस SA प्लस BQ प्लस QC बराबर DP प्लस AR प्लस BR प्लस PC। तो देखो अब DS और SA, तो ये DS और ये हो गई हमारी SA, इन दोनों को प्लस करोगे आपकी क्या कौन सी लाइन बनेगी, आपकी बनेगी AD, ठीक है। और BQ और QC, तो BQ और QC ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को प्लस करोगे तो आपकी बनेगी पूरी क्या बनेगी बेटा, BC इक्वल DP और AR। अब DP और PC, तो DP ये रही और PC ये रही, दोनों को प्लस करोगे क्या बनेगी बेटा, DC बनेगी प्लस, और AR और BR को प्लस करोगे तो क्या बनेगी बेटा, AB। ठीक, ये हो गई। अब आप ही देखिए जरा कि AD और BC बराबर बराबर हैं, तो आप AD और BC की जगह फिर से आप AD लिख सकते हो क्योंकि हैं तो दोनों बराबर ही। और वैसे ही DC AB के बराबर है, तो आप DC की जगह फिर से AB लिख सकते हो, और ये वाला AB तो लिखा हुआ ही है। ठीक, इतना लिख दिया। अब हम देखेंगे AD AD दो बार है तो दो बार AD हो गया, बराबर दो बार AB है तो 2 टाइम्स AB हो गया, 2 से बेटा 2 कट गया, AD बराबर AB हो गई। अब AD AB के बराबर हो गई और AB CD के बराबर भी थी, तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है। अब ये इसके बराबर थी, ये भी इसके बराबर हो गई, तो चारों आपस में बराबर हो गई, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। परफेक्टली हमारा ये प्रूव होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके लेट्स सॉल्व दिस लास्ट 30 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। सो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट का स्क्वायर जो मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, लेट्स चेंज द पेन। तो यहाँ जो मैंने आइडेंटिटी लिख दी है मैंने यहाँ पे, तो इसके बदले में इसके इक्वल होता है कोसेक का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोसेक का स्क्वायर, राइट। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो माइनस टेन स्क्वायर को अगर दूसरे आइडेंटिटी के साथ मैं अगर देखूँ तो इसको वहां भेज दूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो उसकी जगह मैं सेक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। अब इसको अगर आगे मैं सॉल्व करता हूँ तो कोसेक का स्क्वायर में लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन का स्क्वायर, और सेक का स्क्वायर में लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस का स्क्वायर। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर जो होता है मेरा होता है वो कॉट। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा तो बेटा कॉट का स्क्वायर, ये हो गया मेरा LHS मतलब ये वाली साइड। तो ये वाली साइड पूरी मेरी कॉट का स्क्वायर मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं RHS को पकड़ लूंगा, तो RHS में मेरा क्या है, सो 1 माइनस कॉट का स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा, देखिए कैसे करूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, पेन चेंज कर लेता हूं। इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है, और ये बड़ा सा अपॉन में 1 माइनस 10, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर पूरे पे, ठीक, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा, इनसे माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन में 10 अपॉन में 1 माइनस 10, ठीक है, और ये पूरा होल स्क्वायर चल रहा है। अब इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं, सो अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमने सीखा हुआ है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 माइनस 1, और ये बस नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 10, ठीक, का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद में इसमें जरा मैं कॉमन लूंगा ताकि ये कट सके, 1 माइनस 10 से ये कट सके, इसको जरा साफ साफ लिख लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा 1 माइनस 10 से कट सके, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 1 माइनस का 10 अपॉन में 10 और 1 माइनस का 10, ये चल रहा था, का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 10 से 1 माइनस 10 कट जाएगा, ये बचेगा 1 ऊपर, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन 10 मेरा होता है बेटा कॉट, तो हो जाएगा 1 कॉट का स्क्वायर, और ये 1 कॉट का स्क्वायर जब माइनस का खुलेगा तो ये बच जाएगा प्लस का कॉट का स्क्वायर। दैट्स ऑल। तो मेरा RHS भी मेरे LHS के बराबर
आ गया। दैट्स हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, आई होप यू स्टूडेंट्स, छात्र, आपको समझ में आया होगा। और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।